नमस्कार साथियों, जतन इन होम एकेडमी में हमेशा की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिंकिंग डिवाइसेस, जो राजस्थान और राजस्थान के बाहर स्थित राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी विषय में प्रचुरता से पूछा जाता है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उक्त टॉपिक के अध्ययन के बाद आप लिंकिंग डिवाइसेस से संबंधित प्रश्नों को सरलता से हल कर पाने में सक्षम होंगे। तो शुरुआत करते हैं लिंकिंग डिवाइसेस, जिन्हें कभी कभी कंजक्शंस या कनेक्टिव्स भी कह दिया जाता है। लिंक अर्थात जोड़ना। इनका काम क्या होता है? जोड़ना। सामान्य शब्दों में वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेसेस और सेंटेंसेस। ऐसे शब्द जो कि जोड़ते हैं किन किन को? शब्दों को, वाक्यांश अर्थात वाक्य खंडों को और वाक्यों को जोड़ते हैं। वो शब्द कौन से होते हैं? लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग डिवाइसेस हेल्प यू कैरी ओवर अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस, आइडिया और पैराग्राफ टू अनदर विथ वर्ड्स और फ्रेसेस so that there are no sudden jumps or breaks between ideas। अब लिंकिंग डिवाइसेस काम क्या करती है कि विचार को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में वर्ड्स, फ्रेसेस की सहायता से बिना किसी जंप और ब्रेक के ले जाती है। अब इसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो पहला है आइदर और। आइदर के साथ में क्या है? और है। मित्रों, यहां मैं एक बात बता दूं कि जितने भी लिंकिंग डिवाइसेस कंजक्शन जो कि जोड़े में यूज किए जाते हैं, जैसे कि आइदर के साथ और है, नाइदर के साथ नॉर है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो है, अर्थात जो भी कंजक्शन जोड़े में यूज किया जाते हैं उन्हें कोरिलेटिव कंजक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरिलेटिव कंजक्शन। तो पहला जो कोरिलेटिव कंजक्शन है वो है आइदर और, अर्थात किसी सेंटेंस में आइदर और दोनों आएंगे। अब इनका अर्थ उदाहरण से समझते हैं कि आई विल लर्न आइदर संस्कृत और इंग्लिश, के मैं या तो संस्कृत और या फिर इंग्लिश सीखूंगा। तो इनका अर्थ क्या हो गया? या तो या। आइदर सीता, या तो सीता और गीता, और या फिर गीता गोस टू जयपुर, जयपुर जाएगी। आइदर ही और आई एम गोइंग टू स्कूल, या तो वह और या फिर मैं स्कूल जा रहा हूं। इसके अंदर जो एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि जो बाद वाला सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है? आई, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। इसमें अक्सर इसी प्रकार के कंफ्यूजिंग सवाल पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे सामने वाले सब्जेक्ट ही को देख करके इज लगा देते हैं, तो फिर उनका सवाल गलत हो जाता है। अर्थात इस कोरिलेटिव कंजक्शन आइदर और के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी, जैसा कि हमारे तीसरे उदाहरण में है कि आइदर ही और आई के साथ इज न होकर के क्या है? एम है। आई एम गोइंग टू स्कूल। आइदर और का प्रयोग दोनों में से एक का चुनाव करने के लिए होता है, जैसे कि आइदर सीता, या तो सीता और गीता, और या फिर गीता गोस टू जयपुर, जयपुर जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइदर नोर। नाइदर नोर आइदर और का बिल्कुल विलोम है। नाइदर के अंदर नॉट छुपा है, अर्थात इसका भाव कैसा होता है? नकारात्मक होता है। आई विल लर्न नाइदर संस्कृत नोर इंग्लिश, के मैं सीखूंगा ना तो संस्कृत और ना ही इंग्लिश, अर्थात ना तो मैं संस्कृत सीखूंगा और ना ही मैं इंग्लिश सीखूंगा। जैसे हमने आइदर और में जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, तो नाइदर नोर में भी हमें बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। नाइदर सीता नोर गीता गोस टू जयपुर, के ना तो सीता और ना ही गीता जयपुर जाएगी। नाइदर ही नोर आई के साथ में क्या है? एम। नाइदर ही नोर आई एम गोइंग टू मार्केट, ना तो वह और ना ही मैं बाजार जा रहे हैं, अर्थात इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, फिर भी क्या भाव है? नकारात्मक भाव इन सेंटेंस के अंदर है। अब हम देखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। जैसे हमने आइदर और नाइदर नोर में
जो वर्ब है बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाई थी, वैसे ही नॉट ओनली और बट ऑल्सो में भी वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगानी है। अब इसका अर्थ हम समझते हैं कि शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, कि वह ना केवल, नॉट ओनली अर्थात ना केवल वह ब्यूटीफुल सुंदर है, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट लेकिन इंटेलिजेंट भी है। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो आई के साथ में क्या है, एम है। नॉट ओनली राम कि ना तो राम बट ऑल्सो लेकिन मैं भी गोइंग टू जोधपुर, जोधपुर जा रहा हूं। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आई है। और इसका अर्थ क्या हो गया, नॉट ओनली राम कि ना केवल राम बट ऑल्सो आई एम लेकिन मैं भी गोइंग टू जोधपुर, जोधपुर जा रहा हूं। रोहन नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश कि रोहन ना केवल अंग्रेजी बोलता है बट ऑल्सो संस्कृत लेकिन संस्कृत भी बोलता है। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का अर्थ हमें अच्छे से समझ में आ गया कि एक बार फिर से देखते हैं कि शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल कि वह ना केवल सुंदर है बट ऑल्सो इंटेलिजेंट लेकिन बुद्धिमान भी है। ना केवल और लेकिन भी, इसका क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब अगला हम देखते हैं बोथ और एंड। ये भी एक कोरिलेटिव कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि ये भी जोड़े में आया हुआ है। तो जोड़े में जितने भी कंजक्शन आएंगे उनको कोरिलेटिव कंजक्शन कहा जाता है। इसका दूसरा प्रयोग देखते हैं कि आई लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, कि दोनों क्रिकेट को भी और फुटबॉल को भी मैं पसंद करता हूं। तो बोथ एंड का मतलब क्या हो गया, दोनों और, कि आई लाइक बोथ क्रिकेट, मैं पसंद करता हूं दोनों को, क्रिकेट को एंड फुटबॉल और फुटबॉल को भी। शी इज बोथ टायर्ड एंड हंग्री आफ्टर शॉपिंग। आफ्टर का मतलब बाद में, अर्थात शॉपिंग करने के बाद में वो क्या हो गई, दोनों टायर्ड अर्थात थक भी गई एंड हंग्री और भूखी भी हो गई। नेक्स्ट जो कोरिलेटिव कंजक्शन हमारे पास है वो है सो और दैट। अब हम देखते हैं सो और दैट से वाक्य कैसे जुड़े हुए होते हैं और सो और दैट का सेंटेंस में अर्थ क्या होता है। राम इज स्टडिंग इंग्लिश एवरी डे सो दैट हिज इंग्लिश कैन इम्प्रूव। राम इज स्टडिंग इंग्लिश एवरी डे कि हर दिन राम अंग्रेजी का अध्ययन करता है, सो दैट ताकि हिज इंग्लिश कैन इम्प्रूव, उसकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सके। तो यहां पर जो सो दैट है उसका अर्थ क्या हुआ, ताकि। राम इज स्टडिंग इंग्लिश एवरी डे कि राम हर दिन इंग्लिश का अध्ययन करता है, सो दैट ताकि हिज इंग्लिश कैन इम्प्रूव, उसकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सके। तो एक अर्थ तो हो गया ताकि। अब इसके और भी अर्थ हम देखते हैं कि रोहित इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास विथ फर्स्ट डिवीजन। रोहित इज सो इंटेलिजेंट कि रोहित इतना इंटेलिजेंट है दैट कि ही कैन पास विथ फर्स्ट डिवीजन कि वो प्रथम श्रेणी से पास हो सकता है। तो इस सेंटेंस में सो और दैट इनका उपयोग जो है अलग अलग हुआ है। तो इसमें अर्थ क्या हो गया, इतना और कि रोहित इज सो इंटेलिजेंट, रोहित इतना इंटेलिजेंट है दैट कि ही कैन पास विथ फर्स्ट डिवीजन कि वो प्रथम श्रेणी से पास हो सकता है। द बॉक्स इज सो हैवी, हैवी अर्थात भारी, कि जो बक्सा है वो इतना भारी है दैट कि शी कैन नॉट लिफ्ट इट कि वह उसको उठा नहीं सकती। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कोरिलेटिव कंजक्शन है नो सूनर और देन का प्रयोग। नो सूनर और देन का उपयोग देखने के लिए हम पहला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा देन द ट्रेन केम, तभी ट्रेन आ गई। तो इसमें जो दो कार्य होते हैं जिनमें एक कार्य पहले होता है और दूसरा कार्य बाद में होता है, लेकिन जो पहले वाला जो कार्य होता है उसके तुरंत बाद ही दूसरा कार्य हो जाता है, तब हम नो सूनर और देन का यूज करते हैं कि नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन
कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो पहुंचने का काम ये पहले हुआ, देन द ट्रेन केम, और तभी ट्रेन आ गई। तो जैसे ही वो पहुंचा और तभी ट्रेन आई। नो सूनर देन आई रीच एट द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तभी जो ट्रेन है वो चलने लगी। नो सूनर डिड आई अराइव एट द स्टेशन, कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा देन द ट्रेन केम, और तभी क्या आ गई, ट्रेन आ गई। तो एक काम जो होता है पहले होता है और उसके तुरंत बाद दूसरा काम होता है, तब हम नो सूनर और देन का उपयोग करते हैं। तो इसमें दो कार्य होते हैं, जिसमें एक पहले होता है और दूसरा बाद में होता है। तो पहले वाले कार्य के अंदर यदि हम हैड लगा रहे हैं तो दूसरे वाले कार्य के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे, और यदि पहले वाले कार्य के अंदर हम सिंपल पास्ट टेंस अर्थात जो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हम लगाते हैं तो दूसरे वाले कार्य के अंदर भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। और यदि पहले वाला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस और डू या डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो जो बाद वाला कार्य है उसके अंदर भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाना है। ये इसके नियम हैं। अब हम देखते हैं एक और कोरिलेटिव कंजक्शन जो है ऑल्दो और यट। ये कंजक्शन भी हमेशा जोड़े में आता है अर्थात ऑल्दो के साथ यट जरूर आता है। इस प्रकार के सेंटेंस में ये होता है कि काम तो पॉजिटिव किया जाता है लेकिन उसका जो परिणाम है वो नेगेटिव प्राप्त होता है। इसे समझते हैं ऑल्दो ही वॉक्ड फास्ट, कि यद्यपि वो तेज चला। ऑल्दो ही वॉक्ड फास्ट, कि यद्यपि वो तेज चला अर्थात तेज चला। यट ही मिस्ड द बस, फिर भी उसकी जो बस है वो मिस हो गई। तो काम तो कैसा हुआ, काम हुआ पॉजिटिव, बस पकड़ने के लिए वो तेज चला, लेकिन जो उसका परिणाम हुआ वो क्या हुआ, नेगेटिव, उसकी बस फिर भी मिस हो गई। तो इन सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव वर्क किया जाता है लेकिन रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमें कोरिलेटिव कंजक्शन ऑल्दो यट का प्रयोग करना है। ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल, यद्यपि वो कभी स्कूल नहीं गया। यट ही नोस एवरीथिंग, फिर भी वो सब कुछ जानता है, अर्थात कभी स्कूल नहीं गया और फिर भी सब कुछ जानता है। तो फिर सब कुछ जानता है ये क्या है, एक विपरीत परिस्थिति है, अर्थात काम जो हुआ उसके विपरीत परिणाम निकला है। ऑल्दो रोहन इज वीक, यद्यपि रोहन जो है वो कमजोर है। यट फिर भी ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो परिणाम क्या है, तेज दौड़ने का, और विपरीत परिस्थिति क्या है, कमजोर है। कमजोर होने के बाद भी तेज दौड़ता है। तो ऑल्दो और यट में हमें यह ध्यान रखना है कि एक तो हमें इनका यूज जोड़े से करना है, अकेले ऑल्दो का यूज हमें नहीं करना है, और इनका अर्थ होता है ऑल्दो का अर्थ यद्यपि और यट का अर्थ फिर भी। दोस्तों, अगर आपको ऑल्दो और यट का प्रयोग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप कमेंट के अंदर इसका एक एक उदाहरण अपने हिसाब से बनाकर हमें प्रस्तुत करें, ताकि हम ये जान सकें कि हमारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम निकल रहा है। अब हम देखते हैं दो का अर्थ भी क्या होता है, यद्यपि। दो ही वाज सिक, यद्यपि वो बीमार था। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया। जैसे हमने ऑल्दो के साथ यट का यूज किया था, वैसे ही दो के साथ हमने किसका यूज किया है, कोमा का यूज किया है, विचारों में ब्रेक पैदा करने के लिए, कि दो ही वाज सिक, यद्यपि वो बीमार था। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया। दोनों ही बातें अलग अलग है, काम कुछ हो रहा है, परिणाम कुछ हो रहा है। कि बीमार है तो काम पूरा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने अपना काम पूरा किया है। तो ऐसी शर्तों के अंदर भी हमें दो का उपयोग करना पड़ता है। दोस्तों, ध्यान रखना कि दो के साथ यट नहीं आता है। दो के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, कोमा का यूज कर सकते हैं। आई वेंट टू स्कूल, कि मैं स्कूल गया, कोमा दो आई रियली वांटेड टू स्टे होम, कि यद्यपि मैं तो घर पर ही रुकना चाहता था।
तो यद्यपि वास्तव में जो मैं घर पे रुकना चाहता था, ये तो हुआ कार्य, और परिणाम क्या हुआ, आई वेंट टू स्कूल। दोनों विपरीत बातें हैं और दोनों बातों को हमने अलग किससे किया है, कॉमा से किया है। वी लॉस्ट द चैंपियनशिप गेम, कि हमने चैंपियनशिप गेम को हमने खो दिया। दो, यद्यपि वी प्लेड रियली वेल, यद्यपि हमने वास्तव में बड़ा अच्छा खेला। तो कार्य क्या हुआ, हमने बड़ा अच्छा खेला, जो कि पॉजिटिव है, और इसका जो परिणाम क्या आया, वो आया नेगेटिव, कि अच्छा खेलने के बावजूद भी हमने मैच को खो दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डली और व्हेन। हार्डली के साथ क्या है, व्हेन है। तो ये क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन है, क्योंकि ये कंजक्शन जोड़े में आया है। हार्डली व्हेन के अंदर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे एक भाग में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो दूसरे भाग में होगा सिंपल पास्ट टेंस, और यदि पहले भाग में सिंपल पास्ट टेंस होगा तो भी दूसरे भाग में कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। और यदि पहले भाग में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो जो दूसरा वाला भाग है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब हम इन्हें उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हार्डली, हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम। तो हार्डली का मतलब मुश्किल से, कि मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा, व्हेन द ट्रेन केम, और तभी क्या आ गई, ट्रेन आ गई, जब ट्रेन आ गई। तो हार्डली व्हेन का अर्थ क्या हो गया, मुश्किल से जब, कि हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम, कि मुश्किल से तो मैं स्टेशन पहुंचा और जब ट्रेन आ गई। हार्डली हैड आई सीन सुनील व्हेन ही स्टार्टेड वॉकिंग, कि मुश्किल से ही तो मैंने सुनील को देखा और जब वो क्या करने लग गया, चलने लग गया। हार्डली हैड आई सीन द थीफ व्हेन ही स्टार्टेड रनिंग, कि मुश्किल से मैंने चोर को देखा और जब वो क्या करने लग गया, ही स्टार्टेड रनिंग, वो दौड़ने लग गया। तो हार्डली वाले भाग में हमने हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, और जो व्हेन वाला भाग है उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। तो जब हमें किसी सेंटेंस में मुश्किल से जब वाला भाव प्रकट करना होता है तो हमें कोरिलेटिव कंजक्शन हार्डली और व्हेन का यूज करना होता है। अब जैसे हमने हार्डली और व्हेन को समझा, सेम वैसा ही एक कंजक्शन है स्केर्सली और व्हेन। इसका अर्थ होता है शायद ही कभी। स्केर्सली हैड ही स्टार्टेड द जर्नी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि शायद ही कभी वो उसने यात्रा शुरू की लेकिन तभी क्या होने लग गई, बरसात होने लगी। यानी जो उसका यात्रा करने का काम है वो शायद ही कभी अर्थात कभी कभी होता है, लेकिन तब भी क्या होने लग गई, बरसात होने लग गई। कि जब हमें किसी सेंटेंस में शायद ही कभी का भाव प्रकट करना होता है तो हम स्केर्सली व्हेन का यूज करते हैं। लगभग हार्डली व्हेन और स्केर्सली व्हेन बिल्कुल निकटतम है। हम हार्डली व्हेन का भी यूज कर सकते हैं और स्केर्सली व्हेन का भी यूज कर सकते हैं। इनके नियम भी लगभग समान है कि अगर प्रथम वाक्य के अंदर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो दूसरे वाक्य में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और यदि प्रथम वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस आएगा तो दूसरे सेंटेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस आएगा। और यदि पहले सेंटेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा तो दूसरे सेंटेंस के अंदर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। हार्डली व्हेन और स्केर्सली व्हेन दोनों के नियम लगभग समान हैं। स्केर्सली हैड शी क्लोज द डोर व्हेन द बेल स्टार्टेड रिंगिंग, के शायद ही कभी अर्थात मुश्किल से ही, शायद ही कभी शी क्लोज द डोर, उसने दरवाजे को बंद किया और तभी क्या हो गया, व्हेन द बेल स्टार्टेड रिंगिंग, और तभी क्या होने लग गई, घंटी बजने लगी। स्केर्सली हैड द टीचर सीन द स्टूडेंट, कि मुश्किल से ही अध्यापक ने विद्यार्थी को देखा, व्हेन ही स्टार्टेड स्टडिंग, और तभी उसने क्या किया, ही स्टार्टेड स्टडिंग, वो अध्ययन करने लगा। अब हम देखते हैं टू और टू का उपयोग। टू भी एक कोरिलेटिव कंजक्शन है
क्योंकि ये भी जोड़े में यूज किया जाता है। टू और टू का अर्थ समझने के लिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है दिस वर्क इज टू डिफिकल्ट टू डू विदाउट हेल्प, कि ये काम इतना कठिन है कि ये बिना मदद के हो नहीं सकता। तो इस वाक्य में कहीं पर भी नॉट नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो पहला अर्थ तो ये हो गया कि टू और टू का यूज करने पर अर्थ हमेशा कैसा आता है? नेगेटिव आता है। जैसे कि दिस वर्क इज टू डिफिकल्ट, ये काम इतना कठिन है, टू डू विदाउट हेल्प, कि ये बिना हेल्प के हो नहीं सकता। रोहित वाज टू बिजी टू टॉक टू हर, कि रोहित इतना बिजी है टू टॉक टू हर, कि वो उससे बात नहीं कर सकता। इस वाक्य में कहीं पर भी नॉट नहीं है, लेकिन नॉट अर्थात नहीं का भाव आ रहा है कि जैसे रोहित वाज टू बिजी, रोहित इतना बिजी है टू टॉक टू हर, कि वो उससे बात नहीं कर सकता। ही वाज टू पुअर, कि वो इतना गरीब है टू बाय दैट हाउस, कि वो उस घर को, उस मकान को खरीद नहीं सकता। तो टू और टू का यूज जब भी किया जाता है तो अर्थ कैसा आता है? निगेटिव आता है। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना है। अब हम अगला देखते हैं लेस शुड। लेस शुड का अर्थ होता है ऐसा नहीं हो कि। ये भी एक कोरिलेटिव कंजक्शन है। लेस के साथ शुड अवश्य आता है। हरी अप, जल्दी करो। लेस वी शुड मिस द बस, ऐसा ना हो कि हम बस को मिस कर दें। प्लीज स्टडी, कृपया अध्ययन करो। लेस यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। बाय दिस हाउस, इस घर को खरीद लो। लेस वी शुड मिस द चांस, ऐसा ना हो कि हम इस अवसर को गंवा दे। तो लेस शुड इसका बड़ा साधारण सा अर्थ है कि ऐसा ना हो कि, जो हमें अच्छे से समझ लेना है। जब हमारे सामने इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो हम लेस शुड का उपयोग करते हैं। जैसे प्लीज स्टडी, कृपया अध्ययन करो। लेस यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजक्शन है इनफ टू, इसका प्रयोग। इसका अर्थ हमेशा पॉजिटिव होता है। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है द किंग हैज इनफ करेज, कि जो राजा है उसमें पर्याप्त साहस है टू विन द बैटल, कि वो युद्ध को जीत सकता है। तो पर्याप्त साहस है, इसीलिए ही वो युद्ध को जीत सकता है। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। द मिनिस्टर इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व एनी इशू, कि जो मंत्री है वो पर्याप्त बुद्धिमान है कि वो प्रत्येक इशू को या किसी भी मामले को वो सॉल्व कर सकता है। द प्रिंस इज रिच इनफ टू बाय दिस कार, कि जो राजकुमार है वो पर्याप्त अमीर है कि वो इस कार को खरीद सकता है। तो जो रिजल्ट आ रहा है कि इस कार को खरीदना वो कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि राजकुमार क्या है? अमीर है। इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त। इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर हम इनफ टू का यूज करते हैं। द किंग हैज इनफ करेज, कि राजा में पर्याप्त साहस है टू विन द बैटल, कि वो युद्ध को जीत सकता है। नेक्स्ट जो कोरिलेटिव कंजक्शन है वो है सच दैट। सच का मतलब ऐसा और दैट का मतलब कि। तो इसका अर्थ हो गया ऐसा है कि। इट इज सच ए हॉट मून, ये ऐसी गर्म दोपहर है। दैट वी स्टॉप प्लेइंग, कि हमें जो है खेलना रोकना है। इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग नॉवल, कि यह एक ऐसी इंटरेस्टिंग नॉवल थी। दैट आई रीड इट वन सिटिंग, कि मैंने इसे एक ही सिटिंग में पढ़ा। रशिया इज सच ए बिग कंट्री, कि रशिया जो है एक ऐसा बड़ा देश है। दैट इट हैज 11 टाइम जोन्स, कि इसके अंदर कितने टाइम जोन्स है? 11 टाइम जोन है। तो ऐसा और की के अर्थ में हमें कोरिलेटिव कंजक्शन सच का उपयोग करना है, जो कि हम इन उदाहरण की सहायता से
बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि सच दैट का एक एग्जाम्पल अपने मन से बना करके कमेंट के माध्यम से हमें बताना है, ताकि हम ये जान सकें कि हमारे इस प्रयास से आप वास्तव में लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेदर और का यूज। वेदर के साथ में और आ रहा है, तो ये भी एक कोरिलेटिव कंजक्शन है। इसका अर्थ होता है चाहे या। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आई डोंट केयर वेदर ही गो और स्टे। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, वेदर ही गो, चाहे वो चला जाए, और स्टे, और या फिर वो ठहर जाए। वेदर यू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, इट्स यूर चॉइस, चाहे तुम क्रिकेट खेलो और या फुटबॉल खेलो, इट्स यूर चॉइस, कि ये तो तुम्हारी पसंद है। तो चाहे और या, इसका अर्थ लाने के लिए हमें सेंटेंस में वेदर और का यूज करना पड़ता है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, कि चाहे तुम इसे पसंद करो और या नहीं करो, यू विल हैव टू डू इट, तुम्हें इसे करना ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सो और एस का यूज। तो सो और एस यदि एक साथ आते हैं, जैसे कि हमारे पहले, दूसरे और तीसरे सेंटेंस में आए हुए हैं, तो इसका अर्थ होता है ताकि। और सो और एस जब अलग अलग आते हैं, कि जैसे कि हमारे चौथे सेंटेंस में आए हैं, तो इसका अर्थ होता है इतना और जितना। इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ही लुक्ड एट द जॉब एडवर्टाइजमेंट सो एज टू फाइंड ए न्यू जॉब। ही लुक्ड एट द जॉब एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। उसने जॉब के एडवर्टाइजमेंट अर्थात विज्ञापन को देखा, सो एज टू फाइंड ए न्यू जॉब, ताकि वो नई जॉब को ढूंढ सके। तो पहले सेंटेंस में सो और एस साथ में आए हैं, तो इसका अर्थ है ताकि। दे मेड मैनी प्लान्स सो एज टू कैच द थीफ, उन्होंने कई योजनाएं बनाई ताकि वो चोर को पकड़ सकें। शी विल गो टू द सिनेमा, कि वो सिनेमा जाएगी। सो एज टू वॉच द न्यू मूवी, सो एज, ताकि, टू वॉच द न्यू मूवी, वो नई मूवी को देख सके। शी इज नॉट सो सक्सेसफुल एज हर ब्रदर। अब इसमें सो और एस का यूज अलग अलग हुआ है। इसका अर्थ देखते हैं कि शी इज नॉट सो सक्सेसफुल, कि वो इतनी सफल नहीं है, एज हर ब्रदर, जितना कि उसका भाई। तो यहाँ पर सो और एस का अर्थ क्या हुआ, इतना जितना। नेक्स्ट जो लिंकिंग डिवाइस है वो है एस और एस। एस और एस का यूज कहाँ होता है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर। डिग्री कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उसके अंदर पॉजिटिव डिग्री के अंदर हमें एस और एस का यूज करना होता है। तो इसका अर्थ हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि रीटा इज एज टॉल एज हर सिस्टर, कि रीटा जो है वो उतनी लंबी है जितनी की उसकी बहन। एज और एस का वास्तविक अर्थ तो होता है के रूप में, लेकिन जब हम इसका अर्थ समझते हैं तो उदाहरण की सहायता से हम इसका अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज नॉट एज सक्सेसफुल एज हर ब्रदर, कि वो उतनी सफल नहीं है जितना कि उसका भाई। हर हैंड्स वर एज कोल्ड एज आइस, कि उसके जो हाथ हैं वो इतने ठंडे थे जितनी की आइस अर्थात बर्फ। तो इतना और जितना या के रूप में का अर्थ प्रकट करने के लिए हमें एज और एस का यूज करना पड़ता है। एज एस का यूज कहाँ होता है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एंड, जो कि क्या है, लिंकिंग डिवाइसेस, क्योंकि ये भी लिंक करने का काम करता है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में सीता एंड गीता, तो सीता और गीता को कौन जोड़ रहा है, एंड। सीता एंड गीता, के सीता और गीता आर बेस्ट फ्रेंड्स, कौन है, बेस्ट फ्रेंड्स है। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो हमें जो वर्ब है वो कौन सी यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है। आई लाइक ब्रेड एंड बटर,
कि मुझे पसंद है क्या क्या, ब्रेड और बटर। तो ब्रेड और बटर को कौन सा कंजक्शन जो है जोड़ रहा है, एंड। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इसमें दो अलग अलग सेंटेंस है और वो किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और कहाँ अस्त होता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि जो लिंकिंग डिवाइसेस होती है, दो सब्जेक्ट्स को या फिर एक या एक से अधिक फ्रेसेस को या फिर क्लॉसेस अर्थात उपवाक्यों को जो जोड़ती है, वो लिंकिंग डिवाइसेस होती है। कुछ और महत्वपूर्ण लिंकिंग डिवाइसेस भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में इसी प्रकार गहराई से समझेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हमारे मन में ना रहे। आपको क्या करना है कि परीक्षा की दृष्टि से जो लिंकिंग डिवाइसेस हमने पढ़ी, उनका बार बार अभ्यास करना है और इनका प्रयोग करते हुए अपने हिसाब से नए नए सेंटेंस का निर्माण करना है, ताकि आपको इस टॉपिक पर मास्टरी हासिल हो सके। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप देखते ही हल कर पाने में सक्षम होंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल जतन इन होम एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।